हेलो फर्स्ट ईयर। मैं डॉक्टर अंजू बाला, सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स में पिछली क्लास में नया टॉपिक स्टार्ट किया था, समाजवाद व साम्यवाद। पिछली क्लास में मैंने साम्यवाद की अर्थ, परिभाषा, उसके लक्षण या विशेषताओं के बारे में विस्तार से बताया था। इस क्लास में मैं साम्यवादी अर्थव्यवस्था मूलभूत प्रश्नों को किस प्रकार हल करती है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, क्या उत्पन्न किया जाए। समाज में योजनाधिकारी जनता के प्रतिनिधि के रूप में निर्णय करते हैं कि अमुक वस्तु का उत्पादन किया जाएगा या अमुक का नहीं किया जाएगा। कैसे उत्पादन किया जाए। योजनाधिकारी उत्पादन का कार्यक्रम निर्धारित करते हैं। उत्पादन की इकाइयों को आवश्यक साधन उपलब्ध किए जाते हैं। उन्हें उत्पादन के साधन बाजार में खरीदने की स्वतंत्रता नहीं होती है। विभिन्न उपक्रमों को कच्चा माल सरकार के द्वारा दिया जाता है। कच्चे माल व अन्य इनपुट्स की सहायता से प्रत्येक उपक्रम कई प्रकार का माल बनाता है। सभी वस्तुओं के मूल्य स्वयं नियोजकों द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, लेकिन विभिन्न वस्तुएं किस अनुपात में उत्पादित की जाएं, ये निर्णय प्रत्येक उपक्रम पर छोड़ दिए जाते हैं। तीसरा, माल का वितरण कैसे हो। साम्यवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादित माल का वितरण बहुधा राशन कार्डों की सहायता से निर्धारित भाव पर किया जाता है। किसी वस्तु के अभाव में होने पर उसके भाव नहीं बढ़ने दिए जाते, बल्कि क्यू प्रणाली के आधार पर उसका वितरण किया जाता है। व्यक्तियों को अपना अवसर आने तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। वस्तु की कीमत में खरीद पर कर शामिल होता है, जो भूतकाल में रूस में सरकार की आय का मुख्य साधन माना गया था। साम्यवादी अर्थव्यवस्था में कीमतों का स्थान। साम्यवादी अर्थव्यवस्था में कीमतें साधन आवंटन का काम नहीं करती। वस्तुओं की कीमतें बाजार के मांग व पूर्ति की शक्तियों से निर्धारित नहीं होती, ये योजना अधिकारी द्वारा निर्धारित की जाती है। कीमतें बहुते लागत व खरीद पर कर के सिद्धांत पर आधारित होती है। ये मुनाफाखोरी का साधन नहीं बन सकती। यही कारण है कि साम्यवाद में पूंजीवाद की भांति मुद्रास्फीति के अवसर उत्पन्न नहीं होते। ये अलग बात है कि स्वयं नियोजक भी कुछ वस्तु के मूल्य ऊंचे निर्धारित करते हैं। साम्यवाद में सार्वजनिक बचत व सार्वजनिक विनियोग के एक ही संस्था के अधिकार में होने के कारण इसके बारे में विशेष कठिनाई नहीं होती। सारा मुनाफा समाज सरकार के अधिकार में होता है, जिसका उपयोग सरकार स्वयं निश्चित करती है। बोनस, सामाजिक सेवा, शिक्षा, अनुसंधान आदि पर व्यय करने के बाद शेष राशि नए उद्योग स्थापित करने में लगाई जाती है। इस प्रकार साम्यवाद में बाजार में निर्धारित कीमतें साधन आवंटन का कार्य नहीं करती और वह कार्य योजना के माध्यम से संपन्न किए जाते हैं। साम्यवाद की उपलब्धियां या गुण। पहला, तीव्र गति से सैनिक व आर्थिक विकास। रूस ने साम्यवादी अर्थव्यवस्था को अपनाकर ही 1928 के बाद तेजी से अपना सैन्य शक्ति बढ़ाई थी और अपना चहुर्मुखी आर्थिक विकास किया था। इस प्रकार 60 वर्षों में वह विश्व की महान शक्तियों में गिना जाने लगा था। चीन ने भी साम्यवादी के अंतर्गत सैनिक शक्ति व आर्थिक विकास दोनों को काफी सुदृढ़ किया था। 1994 के मध्य में चीन की जनसंख्या 119.1 करोड़ आंकी गई थी और उसी वर्ष वहां प्रतिवर्ष जीएनपी $530 आंकी गई थी। 1985-94 की अवधि में चीन की प्रति व्यक्ति जीएनपी 7.8% वार्षिक दर से बढ़ी थी। दूसरा, तीव्र गति से औद्योगिकरण। प्रथम विश्व युद्ध से पूर्व रूस की अर्थव्यवस्था कृषिगत उत्पादन पर टिकी हुई थी। द्वितीय महायुद्ध के अंत तक रूस औद्योगिक क्षेत्र में अमेरिका के बाद स्थान रखा जाने लगा था। वहां इस्पात, लोहा, कोयला, पेट्रोल, बिजली, सीमेंट आदि का उत्पादन काफी बड़ा था। अर्थव्यवस्था में पूंजीगत माल के उत्पादन को प्राथमिकता दी गई थी। इससे आत्मनिर्भरता को विकसित करने में मदद मिली थी। चीन ने भी इस्पात, क्रूड तेल आदि में उत्पादन पर विशेष तौर पर बल दिया है।
चीन के औद्योगिक क्षेत्र में तीव्र प्रगति का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि 1994 में वहां सकल घरेलू उत्पत्ति में उद्योग का अंश 47% हो गया था, जो मध्यम आय वाले विकासशील देशों के औसत से के समान था। तीसरा, शिक्षा का विकास। रूस ने अपनी दक्ष श्रम शक्ति जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, तकनीकी विशेषज्ञ आदि का तेजी से विस्तार किया है। यह एक महत्वपूर्ण बात है कि रूस में 80% व्यक्ति छात्रवृत्ति पा रहे हैं, जो एक फैक्ट्री मजदूर की औसत मजदूरी के बराबर रही है। साम्यवादी अर्थव्यवस्था में शिक्षा का विकास सरकारी नीति का मुख्य अंग होता है। यह अवसर की समानता के लिए आवश्यक माना गया है। चीन में पूर्ण साक्षरता की दर भी भारत की तुलना में काफ़ी ऊंची है। चीन में साक्षरता अभियान बहुत सफल हुआ है। चौथा, आर्थिक समानता में प्रगति। इसमें कोई संदेह नहीं कि मजदूरी के अंतरों के बावजूद रूस ने आर्थिक समानता की दिशा में काफ़ी प्रगति की थी। वहाँ निजी संपत्ति की व्यवस्था ने होने से असमानता के अवसर कम पाए जाते हैं। साम्यवादी अर्थव्यवस्था एक समतावादी समाज को जन्म देती है, जबकि पूंजीवादी व्यवस्था एक संग्रह प्रवृत्ति वाले समाज को प्रोत्साहन देती है। साम्यवादी समाज में निरपेक्ष समानता तो नहीं देखी होती, लेकिन धन व आय के आसमान को छूने वाले अंतर अवश्य मिट जाते हैं। प्रमुख रूप से आर्थिक असमानता उत्पादन के साधनों के व्यक्तिगत स्वामित्व के अंतरों से उत्पन्न होती है, जो साम्यवाद में समाप्त कर दी जाती है। साम्यवाद के आलोचक प्राय इस बात को स्वीकार करते हैं कि इनमें अनार्जित आय के अवसर बिल्कुल समाप्त हो जाते हैं और अर्जित आय से कार्यानुसार व योग्यता अनुसार ही कुछ सीमा तक अंतर कायम रखे जाते हैं। पांचवा, व्यापार चक्रों के आर्थिक उतार चढ़ाव से मुक्ति। साम्यवाद में केंद्रीय नियोजन को अपनाने और मूल्य तंत्र की क्रिया को रोक देने के कारण अर्थव्यवस्था में ज़्यादा स्थिरता देखने को मिलती है। यही कारण है कि साम्यवादी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति व आर्थिक मंदी के अवसर उस रूप में प्रकट नहीं होते जिस रूप में ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में प्रकट होते हैं। कुल मिलाकर चीन की अर्थव्यवस्था इस आर्थिक संसार में अपेक्षाकृत अधिक स्थिर मानी गई है। छठा है पूर्ण रोजगार। साम्यवादी अर्थव्यवस्था व्यापक व केंद्रीय योजना के कारण श्रमिकों को पूर्ण रोजगार प्रदान करने में सफल हो सकती है। योजना के अन्य देशों में पाई जा सकती है, लेकिन श्रम शक्ति का पूरा उपयोग करने की दृष्टि से साम्यवाद में ही अधिक सफलता मिल पाती है। साम्यवाद के अंतर्गत रोजगार नियोजन मूलभूत आर्थिक नियोजन का अंग होता है, इसलिए श्रम शक्ति के व्यर्थ पड़े रहने का प्रश्न ही नहीं उठता। मजदूरी का संबंध पूंजीवाद की भांति श्रम की सीमांत उत्पादकता से नहीं जोड़ा जाता। श्रमिक का उत्पादन से कुछ भी योगदान हो, उसे काम पर अवश्य लगाया जाता है। इस प्रकार बेरोजगारी को दूर करने की दृष्टि से साम्यवाद अर्थव्यवस्था ज़्यादा प्रभावशाली मानी गई है। साम्यवादी अर्थव्यवस्था की कमियां या दोष। पहला, समस्त आर्थिक जीवन पर मार्क्सवादी विचारधारा व राजनीति का प्रभुत्व पाया जाता है। आर्थिक निर्णय जाने माने अर्थशास्त्री ने लेकर जाने माने साम्यवादी राजनीतिज्ञ लेते हैं। साम्यवाद या समाजवाद में भूमि व पूंजी सीमित नहीं माने जाते, जिससे इसका अपव्यय पूर्ण ढंग से उपयोग हो सकता है। कभी कभी आवश्यक आर्थिक सुधारों का भी इसलिए विरोध किया जाता है कि वे मार्क्सवाद से मेल नहीं खाते। दूसरा, बल व दमन का उपयोग। साम्यवाद का प्रयोग यह बतलाता है कि इसमें काफ़ी बल व दमन का उपयोग किया जाता है। विरोधियों को मिटा देना इस व्यवस्था का एक साधारण सी बात मानी जाती है। रूस में सामूहिक खेती के सिलसिले में धनी किसानों को समाप्त करना पड़ा था। कृषकों को जबरन सामूहिक संस्थाओं का सदस्य बनाया गया था। सामूहिक खेती में शामिल होने से पूर्व काफ़ी पशु मौत के घाट उतार दिए गए थे, क्योंकि कृषकों ने उन्हें बिना मुआवजे के सामूहिक खेतों को सौंपने के बजाय मार डालना ज़्यादा पसंद किया था।
इसलिए साम्यवाद की स्थापना शांतिपूर्ण व लोकतांत्रिक पद्धति से स्थापित करना व्यवहार में कठिन जान पड़ता है। कट्टर साम्यवादी आवश्यकता पड़ने पर हिंसा के प्रयोग को अनुचित नहीं मानते। अगला है स्वेच्छा से निर्धारित कीमतों के कारण साधनों के विवेकपूर्ण उपयोग का अभाव। साम्यवाद की एक प्रमुख कमजोरी यह है कि इसमें मांग व पूर्ति से निर्धारित मूल्यों के अभाव में उत्पादन का ठीक से मार्गदर्शन नहीं होता। योजना अधिकारी मूल्य तय करते हैं तो उसी स्तर पर बने रहते हैं जब तक कि वह स्वयं सरकार द्वारा बदले नहीं जाते। मान लीजिए प्रारंभिक मूल्य सही निर्धारित हो जाते हैं तो वे भी मांग व पूर्ति की परिस्थितियों के बदल जाने से गलत या व्यर्थ हो सकते हैं। चूंकि कुछ वस्तुओं के मूल्य बदलने से अन्य वस्तुओं की मांग भी बदल जाती है, इसलिए संपूर्ण मूल्य ढांचा कुछ वर्षों तक स्थिर बना रहता है। इस प्रकार उत्पादन की मात्रा वस्तुओं के भावों में नियंत्रित नहीं होती। अगला है साम्यवादी अर्थव्यवस्था में प्रभावपूर्ण प्रतिस्पर्धा की कमी होने से कार्यकुशलता बढ़ाने की प्रेरणा का अभाव पाया जाता है। अगला है साम्यवादी अर्थव्यवस्था में भारी उद्योग व सुरक्षा संबंधी साधनों के विकास पर अधिक बल दिया जाता है। वह कृषि व उपभोग्य वस्तु के उद्योग को अपेक्षाकृत कम ध्यान दिया जाता है। अगला इस व्यवस्था में वर्तमान उपभोग पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता। अगला साम्यवादी अर्थव्यवस्था में मैनेजरों को प्रेरणा देने की संतोषजनक विधि का विकास नहीं हो पाया है। कारखानों के मैनेजरों को उत्पादन लागत घटाने एवं उत्पादन की विधियों में सुधार करने के लिए कहा जाता है। प्राय मैनेजरों के हित में इस बात का होता है कि वे अपने कारखानों की उत्पादन क्षमता को कम करके बतलाए ताकि व्यवहार में अधिक उत्पादन करने वे उच्च अधिकारियों को प्रभावित कर सके। इस तरह से सही स्थिति छुपाने का निरंतर प्रयास करते हैं, क्योंकि असली स्थिति बताने में ये भी भय रहता है कि उनका उत्पादन का कोटा पहले से और ऊंचा कर दिया जाएगा। रूस एक नई समाज रचना की ओर। जून 1988 के अंत में रूस में साम्यवादी पार्टी के तत्वाधान में 4 दिवसीय खुली बहस हुई, जिसमें 5000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव ने रूस में नई समाज रचना पर काफी जोर दिया था। वहाँ समाजवाद को मानववादी व लोकतांत्रिक स्वरूप दिया जा रहा है तथा आर्थिक क्षेत्र में आर्थिक उदारनीतियों का प्रयोग किए जा रहे हैं। नौकरशाही पर अंकुश लगाया जा रहा है। कृषकों को मदद दी जा रही है। खाद्यान्न समस्या को हल करने के लिए अधिक ध्यान दिया जा रहा है तथा वस्तुओं की उपलब्धि को बढ़ाया जा रहा है। इस प्रकार रूस उदारवादी दृष्टिकोण को अपनाकर एक नई समाज रचना का प्रयास करने में लगा हुआ है। ग्लात्नोस का अर्थ है कि सार्वजनिक खुलापन या जनवाद, जो वर्तमान सोवियत आंतरिक नीति का एक आवश्यक अंग बन गया है। आज रूस दूसरी क्रांति के द्वार पर खड़ा है। वहाँ निजी अर्थव्यवस्था की ओर जाने का संकल्प दिखाई देता है। आशा है भविष्य में यह क्रांति आर्थिक सरकार व व्यवहारिक रूप ले सकेगी और रूस बाजार प्रणाली की ओर अग्रसर होगा। इस संबंध में राष्ट्रपति गोर्बाचोव ने अमेरिकी अर्थशास्त्रियों से मार्गदर्शन व दिशा निर्देश लेने की इच्छा प्रकट की थी। अगला है, क्या पूंजीवादी या साम्यवादी दोनों व्यवस्थाएं किसी मिलन बिंदु की ओर अग्रसर हो रही हैं? 1961 में जॉन टिम्बरजन ने अर्थव्यवस्थाओं के एक दूसरे के समीप आने की विचार का प्रतिपादन किया था। उसके बाद गैलब्रेथ, बोर्नस्टीन, विल्जिंस्की आदि ने भी इसका समर्थन दिया था। एक दूसरे के समीप आने का प्रभाव। जहाँ तक इनके परस्पर समीप आने का प्रश्न है तो ये कहा जा सकता है कि आजकल विकसित औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं में काफ़ी समानता दिखाई देती है, चाहे वो पूंजीवादी हो चाहे वो
साम्यवादी हो। जैसे दोनों प्रकार की अर्थव्यवस्था में जीएनपी में कृषिगत उत्पादन का अंश और कुल रोजगार में कृषिगत रोजगार का अंश कम हुए हैं। शहरीकरण, फैक्ट्री रोजगार व सेवा क्षेत्र के अंश बढ़े हैं। जन्म दरें व मृत्यु दर घटी है। साक्षात्कार का विस्तार हुआ है व साक्षरता का विस्तार हुआ है। विज्ञान व तकनीक का विकास हुआ है। प्रति व्यक्ति जीएनपी बढ़ी है और प्रादेशिक विकास की अधिक समानताएं स्थापित हुई हैं। दोनों प्रकार की अर्थव्यवस्था में आर्थिक नियोजन का प्रयोग किया जाने लगा है। सरकार ने का आर्थिक जीवन में हस्तक्षेप बढ़ गया है। समाजवादी देशों में लाभ को फर्म की सफलता का आधार माना जाने लगा है। वहाँ भी निजी खेती के लिए थोड़ी जमीन दी जाती है। एक दूसरे के समीप आने के बावजूद दोनों अर्थव्यवस्था में मूलभूत अंतर भी होता है। हालांकि पूंजीवाद साम्यवादी दोनों समानताएं होती हैं, लेकिन उसमें कुछ अंतर तो अवश्य पाया जाता है, क्योंकि दोनों की राजनीतिक प्रणालियां भिन्न भिन्न होती है। विश्व में दोनों प्रकार की व्यवस्था पाई जाती है और दोनों में कुछ गुण हैं और कुछ दोष पाए जाते हैं, लेकिन दोनों का अगर मिश्रण होता है तो वो सदा के लिए स्थिरता की स्थिति पाई जाती है। इसमें दो बातें विशेष रूप से ध्यान देने लायक है। पहला है प्रमुखतः पूंजीवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जिनका प्रतिनिधित्व अमेरिका, जापान आदि देश करते हैं। नियोजित समाजवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसका प्रतिनिधित्व अभी तक यूगोस्लोवाकिया करता रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था भी इस दिशा की ओर अग्रसर है। थैंक यू वेरी मच।